अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन को लेके। दो सफ़र हैं जनाब और दोनों ही थोड़े से विदेशी स्टाइल हैं, देसी खाने से थोड़ा सा हटके। और देख रहे हैं ये कि विदेशी खानों को हम अपने जायके में अगर थोड़ा सा बनाना चाहें तो वो कितना फ़ायदेमंद और किस तरीके से बनता है, और सबसे अच्छी बात कि उसमें जायका क्या आता है। पहला सफ़र तो टोटली विदेशी है। दूसरे सफ़र में हमने थोड़ा सा अमेंडमेंट किया है, यानी कि थोड़ा सा अपने जायके को इनकॉर्पोरेट किया है। तो अब देखते हैं कि वो कॉम्बिनेशन जो है वो किस तरीके से डेवलप होती है और मज़ेदार जायका हम हासिल कर पाते हैं। मटन है पहला सफ़र मेरे पास, और दूसरे में मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ बीफ। तो आज मेरे वो फैमिली मेंबर जो रेड मीट के लवर हैं उनके लिए दोनों चीज़ें मौजूद हैं, यानी कि आपकी मर्ज़ी है आप मटन को ट्राई करें और आपकी मर्ज़ी है आप बीफ को ट्राई करें। बेसिकली दोनों रेड मीट हैं और दोनों एक बड़ी सोर्स हैं प्रोटीन हासिल करने की। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सफ़र बहुत ही सिंपल, थोड़ा सा अरबिक टच है और बड़ा डिफरेंट जायके के एतबार से, कलर के एतबार से। और सबसे अच्छी बात अगर ग़िज़ाई रेशो इसका हम चेक करें कि इसके अंदर किस लेवल की ग़िज़ाई लेवल बनती है, तो वो बड़ी डिफरेंट और बड़ी मज़ेदार है। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे लहसुन हमने लेने हैं 4 से 5 जबे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ इनको रफली सा चॉप करना है। थोड़ा सा रफली चॉप। और ख़ास तौर पे मेरे वो फैमिली मेंबर जिनको मिर्च मसाले पसंद नहीं हैं और 100% खालिस ऐसी ग़िज़ा पसंद है जो बहुत जायकेदार हो, जिसमें उनकी मसालों की शिकायत दूर हो जाए। क्वार्टर कप ऑयल, लहसुन के जब्बे, और यहाँ पे इसको हमने थोड़ा सा फ्राई करना है, हल्का सा। और जब ये फ्राई हो जाए तो इसके अंदर हमारे पास मौजूद है मटन का गोश्त। अच्छा, मटन यहाँ पे मैं बोनलेस इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप चाहें तो हड्डी वाला इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर चाहें तो इस मटन की जगह आप बीफ का गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि हड्डी वाला गोश्त गाय का ले लें या हड्डी वाला बकरे का गोश्त ले लें, या दोनों बोनलेस, यानी कि बीफ बोनलेस ले सकते हैं या मटन ले सकते हैं। मकसद रेड मीट से है, ठीक है। बकरे का गोश्त हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये ज़रा मज़ीद ताकत के एतबार से और ग़िज़ाई लेवल जो चेक किया जाता है उसके हिसाब से ये मज़ीद स्ट्रॉन्ग है बनिस्बत गाय के गोश्त से। लेकिन अगर प्रोटीन रेशियो हम देखें उसमें फिर वो गाय का गोश्त नंबर 1 चला जाता है, क्योंकि उससे मसल्स बड़े अच्छे मजबूत होते हैं। थोड़ा सा लहसुन को हमने पकाना है और उसके बाद तकरीबन मेरे पास वज़न है 3 पाव के बराबर बोनलेस, वो गोश्त हमने शामिल कर देना है यहाँ। और अब इसकी भुनाई इतनी करनी है कि इसका कलर चेंज हो जाए और गोश्त का जो पानी है रेड कलर का, जिसमें हल्का हल्का सा ब्लड भी शामिल होता है, वो अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए और गोश्त की अपनी हीक जो है, हर गोश्त की एक अपनी हीक होती है, वो हीक निकल जाए। जैसे ही वो गोश्त की हीक निकलेगी उसमें जायका एडॉप्ट होना शुरू हो जाएगा। जो हमारे अक्सर घरों में शिकायत रहती है कि जाकिर भाई बकरे का गोश्त हम लोग इसलिए नहीं करते या गाय का गोश्त बच्चे उसको नहीं खाते क्योंकि गोश्त में एक अजीब किस्म की हीक होती है। तो अगर हम
उस हीट को निकाल दें तो फिर वो खाना परफेक्ट है, फिर तो कोई इशू नहीं। तो आप थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे तो लहसुन की महक और ऑयल की हीट, टेम्परेचर इस गोश्त को बड़ी तेज़ी से पकाना शुरू कर देगी और यहाँ पे चंद लम्हों में बड़ी अच्छी सी ये खुशबू आपको आने लगेगी जो लहसुन और गोश्त के पकने के दौरान आती है। और जैसी वो खुशबू आने लगे उस खुशबू को हमने लॉक करना है अपने जायके के लिए। याद रखिएगा, ओवर कुकिंग भी नुकसानदेह है हमारे किसी भी खाने के लिए। अब कलर इसका आप देख सकते हैं कि कंप्लीटली चेंज हो चुका है। तो यहाँ चूल्हे की लो को थोड़ा सा हम स्लो करेंगे और यहाँ पे मैं शामिल करूँगा इसमें सिरका। अच्छा, वाइट सिरका ले लें या फ्रूट सिरका जो थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का होता है, एप्पल सिरका भी उसको कहते हैं। तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर सिरका शामिल करके इसमें साथ ही हम शामिल करेंगे नमक, जायके के हिसाब से सिरका, नमक। अब इस मटन का जायका बहुत डिफरेंट आ जाएगा। चूल्हे की लो दरमियानी होनी चाहिए और यहाँ पे जनाब इसमें हम शामिल करेंगे चिकन की यखनी। एक प्याली इसके अंदर हम चिकन की यखनी शामिल करेंगे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। से वापस आ चुके हैं। चिकन की यखनी शामिल करने के बाद नमक का हमने जायका दे दिया। तो अब इसमें हमने कुछ भी नहीं करना है और इसको आपने ढक देना है सिंपली तकरीबन 20 मिनट के लिए, क्योंकि 6-7 मिनट 8 मिनट हमने इसको भूनने में जो लगाया तो वो भी टाइम काउंट होगा। 18-20 मिनट के लिए इसको दम पे छोड़ दें। अगर बकरे का वज़न मैं हज़ारों दफ़ा बता चुका हूँ कि अगर 10-11 किलो है तो उस बकरे के गोश्त को गलने में ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगेगा। लेकिन अगर बकरा 18, 20, 25, 28 किलो या 30 किलो का होगा तो उसके गोश्त को गलने में 1.25 से 1.5 घंटा लगेगा। हैं दोनों बकरे, लेकिन फ़र्क आ जाएगा। और इसी में एक तीसरी चीज़ है जो दुकानदार अक्सर देते हैं, वो है बकरी। क्योंकि अगर बकरा मिसाल के तौर पे 100% का है तो बकरी आपको 40% पे मिल जाएगी। बकरी और बकरे के प्राइस में ये फ़र्क आता है। और गोश्त दिखने में, कटने के बाद दिखने में दोनों का गोश्त एक जैसा लगता है। बहुत कम लोग हैं जो बकरे के गोश्त को और बकरी के गोश्त को शनाख्त कर लेते हैं कि ये बकरी है, बकरा नहीं है। लेकिन 90% लोग ये शनाख्त नहीं कर सकते। वो ज़्यादा से ज़्यादा रान की गोल छोटी हड्डी को देख के मुतमईन हो जाते हैं या सीने की जो चाँपें होती हैं उसको देख के मुतमईन हो जाते हैं कि हाँ ये बकरा है। तो लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी गेम है इसमें। तो अब आपने गोश्त गलने तक, लेकिन टाइमिंग मैंने दे दी और साथ में ये जुमला भी रख दिया कि इसके गोश्त गलने तक आपने इस तरीके से दम पे इसको पका लेना है। याद रखिएगा, चूल्हा अगर तेज़ रखेंगे तो गोश्त पॉसिबल है कि ऐड जाए, ना गले। ठीक है, तो स्लो आंच पे, जैसे हम चने उबालते हैं, जैसे हम दाल उबालते हैं, जैसे हम राइस उबालते हैं, सेम वही जो कंटेंट है, यानी कि वही तरीका, वही स्टाइल यहाँ इस गोश्त के लिए अप्लाई होता है। इसको मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, आराम से ये उबलता रहे। हम चलते हैं अपने अगले सफ़र की तरफ और हम उसको थोड़ा सा अगले लेवल तक लेके आ जाएं। और इस बीच हमारा जो मटन है
वो दम पे बड़े मज़े से पक रहा है। चले जनाब, दूसरा सफ़र है मेरे पास, वेरी स्पेशल चटपटे बीफ की बात हो रही है। पसंदे, अच्छा, पसंदों के लिए अंडरकट का इस्तेमाल हम करेंगे। और अंडरकट के बारे में मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि अगर इतना बड़ा टुकड़ा गोल साफ़ करके गोश्त वाला आपको देखे जी अंडरकट है, तो आप समझ जाएं कि वो आपसे मुखलिस नहीं है, वो आपको गोश्त बेचना चाहता है। अंडरकट का जो कुदरती साइज़ है, जिसके अंदर किसी इंसान का अमल दखल नहीं है, वो बिल्कुल इंग्लिश का वर्ड पी, आप पी लिखें, एक सीधा पी होगा और एक उल्टा पी होगा, ये अंडरकट है। और उसकी जो मेन पार्ट होता है, जहाँ से स्टेक हम वजूद में लाते हैं, या बहुत सारे ऐसे खाने हैं जिसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो उसका पी की जो स्ट्रेट लाइन होती है, एक राउंड होता है और उसके बाद स्ट्रेट लाइन होती है पी की, वो ये लाइन है। तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे बीफ अंडरकट का। और एक जानवर में से ये भी मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा से ज़्यादा 2, इससे ज़्यादा और इससे कम अंडरकट नहीं निकलते। और उनका वज़न अगर बहुत ही वज़नी जानवर है तो तकरीबन 8 किलो तक, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जानवर है तो 10 से 12 किलो तक जाता है। अदरवाइज़ 5 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 7 किलो, 6 किलो, ये एवरेज है अंडरकट का। ठीक है जी। अब यहाँ पे इसके हम बना लेते हैं मज़ेदार से पसंदे। अच्छा, पसंदे हमारे पाकिस्तानी खानों की जान भी कहते हैं इसको, और बहुत इसका कल्चर है पसंदों का कि हम पसंदे ग्रेवी में भी बनाते हैं, ड्राई में भी बनाते हैं, तले पे भी, भुने पे भी, चारकोल पे भी और तवे पे भी, लातादाद स्टाइल है। और पसंदे अगर आप एक उस नाम को थोड़ा सा ब्रेकअप दें, पसंद दे यानी कि पसंद करिए, है तो दे यानी कि पसंद, और दे यानी कि मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे और चाहिए। तो उसको इस तरतीब से नाम के हिसाब से पकाएं कि वो वाकई ऐसे पसंदे बने कि खाने वाला ये कहे थोड़े से अगर और मिल जाए तो मज़ा आ जाए। बस यहाँ पे इसके हमने, और इसका उर्दू में एक और नाम है जनाब, उसको पारचे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़े बड़े साइज के, और कहीं कहीं इसको पाकिस्तानी स्टीक भी कहा जाता है। और ये बनेंगे बीफ में, याद रखिएगा। इसको आप चिकन में बाई फोर्स तो आप कर सकते हो, लेकिन पारचे और पसंदे अगर हम बनाना चाहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ बीफ अंडरकट से बनेंगे, याद रखिएगा। यहाँ पे इसको थोड़ा थोड़ा स्टेक हैमर से हमने हल्का हल्का सा, ताकि इसका रेशा जो है, जो इसकी पीसेस है, उसको जगह दे दें वो, और थोड़ा सा ये रेशा इसका कुचल जाए, ताकि हमारी जो फ्लेवर स्पाइसी होगा वो इसके अंदर बड़े अच्छी तरीके से रच बस जाए। बहुत आराम से, एहतियात से, ये जो स्टेक हैमर का इस्तेमाल है, ये भी इसके अपने वजूद और इसके वज़न के हिसाब से इसमें वज़न दें। ये नहीं कि आप रख के ज़ोर से इसको अगर मारेंगे तो पॉसिबल है कि ये तो ख़राब हो फटे, आपका कटिंग बोर्ड भी डैमेज हो जाए। तो इसको बहुत एहतियात से, हल्के हल्के से, ताकि सिर्फ रेशा जो है इसका, जो कुदरत ने बनाई है, उसकी लेयर उस गोश्त की, वो थोड़ी सी कुचल जाए, कहीं से डैमेज हो जाए, कहीं से लूज़ हो जाए, और उस जगह के अंदर हम जो फ्लेवर इसको देंगे वो फ्लेवर अच्छी तरीके से इसमें रच बस जाए। तो आज जो पसंदें हैं वो ड्राई हैं, लेकिन बहुत अच्छे चटपटे।
मटन को भी हमने एक नज़र अपने जहन में रखना है कि रबा दवा है कुकिंग। चलें जनाब, पसंदों की कुटाई हो चुकी है। अब हम इसके अंदर फ्लेवर शामिल करेंगे। अच्छा, बीफ अंडरकट है, याद रखिएगा। अगर हम इसको डायरेक्ट बनाते हैं तो फिर तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा हम इसको गैप दे दें, यानी कि आधे 1 घंटे का या 2 घंटे का, तो फिर एक चीज़ है वो इसमें शामिल नहीं करेंगे। वो क्या चीज़ है, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले एक बात मैं आपको बता रहा था कि अगर हम इसको डायरेक्ट बनाएं स्ट्रेट, जैसे मैंने अभी काटा और उसको डायरेक्ट कुकिंग कर दूंगा, तो फिर एक चीज़ का इसमें इजाफा होगा। लेकिन अगर इसको 1-2 घंटे या 3 घंटे आप मैरिनेशन में छोड़ के और उसके बाद इसको पकाएं, तो फिर वो एक चीज़ है उसको माइनस कर दीजिएगा। याद रखिएगा, उसको आपने हटा देना है। वो क्या चीज़ है मैं भी चंद सेकंड में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे पसंदों को हमने एक मिक्सिंग बाउल में रख देना है, जिसमें हम इसको मैरिनेशन करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, पिसी लाल मिर्च तकरीबन 1.5 टीस्पून के बराबर या 1 टेबल स्पून। अगर बहुत ही कम स्पाइसेस आपको पसंद है कि बराए नाम हो, तो फिर 1 चाय की चमची, याद रखें। तो यहाँ पे लगभग 1 टेबल स्पून, 1 चाय की चमची कुटी काली मिर्च, लाल मिर्च, उसकी खुशबू के लिए। अच्छा, पिसी लाल मिर्च हमने तीसी के लिए ली। कुटी लाल मिर्च भी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन असल कुटी लाल मिर्च को हम इस्तेमाल करते हैं खुशबू के लिए, क्योंकि पकने के बाद इसकी खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है। आधी चाय की चमची हल्दी पाउडर, गरम मसाला आधी चाय की चमची, साथ में लेमन जूस लगभग 2 टेबल स्पून, 2 से 3 टेबल स्पून के हिसाब से नमक। अच्छा, ये फ्लेवर हमारा कंप्लीट है। अगर तो हम 2 घंटे 1.5 घंटे के बाद इसको पकाएं, लेकिन अगर सेम वक्त में आपके पास टाइम नहीं और आपने जल्दी जल्दी मैरिनेशन की और आप कहें कि बस मैं पका लूं, तो फिर एक चीज़ का इजाफा कीजिएगा, वो है पपीता। तो कोशिश करें पीला पपीता, लेकिन पीले पपीते में वो पपीता लें जो थोड़ा सख्त हो पीला, अंदर से पीला हो, बाहर से भी हल्का हल्का हरा, हल्का हल्का पीला हो। लेकिन जब आप काट के और छील के खाने की कोशिश करें कि मैं खा लूँ इसको, तो वो आपसे खाया रह जाए। मैं उस कच्चे पपीते की बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा। तो तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर पपीता पेस्ट इसमें शामिल कर दें, अगर हम डायरेक्ट इसको पकाने की तरफ लेके जाएंगे। तो यहाँ पे ये मसाला हमने खूब अच्छी तरीके से इसके ऊपर और उसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे आधा पाव दही। खूब अच्छी तरीके से इसको आपने मिक्स करना है, दही को, मसाले को, पपीते को। और यहाँ इसको अब ये रेडी है डायरेक्ट कुकिंग के लिए। लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें से पपीता हटा दें और इसको एज इट इज रख दें 2 घंटे के लिए, और 2 घंटे के बाद इसको पकाएं। अच्छा, अब
अंडरकट एक जानवर में से कम निकलता है, लेकिन आपके घर में दावत है 20, 25, 30 मेहमानों की और उसमें इतना अंडरकट नहीं है या नहीं ला सकते, तो फिर हमें मजबूरन गाय की जो रांग का गोश्त है जिसको टॉप साइड कहा जाता है वो लेके उसके पार्चे बनाया जाता है। वो दुकानदार को आप कहेंगे कि जी हमें ज़रा रूखे गोश्त के गोल पीस के या टॉप साइड के पसंदे काट के दे दें, वो आपको दे देगा। तो उसका भी तरीका ये कि ला के थोड़ा सा उसको स्टेक हैमर से कुचल लें और कुचलने के बाद ये मसाला लगाएं। बस उसमें फ़र्क ये होगा, जो पपीता पेस्ट मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून लगाया उसमें तकरीबन आपने 4 टेबल स्पून लगाने और उसको 3 घंटे के लिए रखना है, कम से कम 3 घंटे। 3 घंटे बाद जब आप उसको पकाएंगे तो वो परफेक्ट पकेगा, सॉफ्ट, टेंडर और जूसी, मज़ेदार। तो अब बीफ के गोश्त का भी हमने आपको बता दिया, अंडरकट का भी रेशियो बता दिया, दोनों के फ्लेवर हमने समझा दिए, मसाला दोनों का सेम होगा। चिकन में इसको ट्राई मत कीजिएगा कि कोई चिकन में वो जायका, वो फ्लेवर, वो सॉफ्टनेस या वो जूसीपन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि चिकन के गोश्त में एकदम पकते ही ड्राइनेस आ जाती है और फिर वो मज़ा नहीं आता। अच्छा जनाब, अब यहाँ पे हम चलते हैं अपने कुकिंग की तरफ, यानी कि मटन को एक नज़र देख लें और इतना टाइम काफ़ी है इसको चेक करने के लिए कि हाँ जी मटन कहाँ तक हमारा हुआ। जो थोड़ी बहुत कसर होगी वो जो सिरका हमने शामिल किया है वो इसके अंदर ख़त्म कर देगा। और यहाँ वक्त एक ब्रेक का है, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। ऑप्शन नंबर 1 ग्रिल पैन, ऑप्शन 2 फ्राई पैन, ऑप्शन 3 सीधा तवा पराठा बनाने वाला, ऑप्शन 4 चारकोल और सबसे आखिर में जो ऑप्शन आता है जो कुछ ना हो तो फिर हमारा पतीला। ठीक है जी, पैन को, ग्रिल पैन को रखें थोड़ा सा गर्म होने के लिए। जब थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर चूल्हे की लो को स्लो करके, क्योंकि इसमें पानी बहुत ज़्यादा है, गोश्त का अपना जो पानी है, तो वो हीट की वजह से स्प्रिंग करेगा, उठेगा, उड़ेगा और उससे 90% चांसेस होते हैं कि इस पैन पे आग लगने के या आग का एक झटका या शोला उठे ऊपर। तो उससे घबराइएगा नहीं, अपने आप को थोड़ा सा सेव करके हमने ये काम करने होते हैं और किचन की रूटीन की चीज़ें हैं। कभी भी अल्लाह ना करे, खुदा ना खासा अल्लाह ना करे, वर्स्ट कम वर्स्ट कभी ऐसा इत्तेफाक हो जाए कि पैन में आग लग जाए या किसी ऑयल में आग लग जाए या कुछ और ऐसी चीज़ हो जाए कि आपको अंदाज़ा नहीं था उसमें पानी कितना और आपने गर्म फ्राई पैन पे चीज़ डाला और एकदम छींटे उड़ी और एकदम आग ने पकड़ ली। तो सबसे पहले जो अमल करें, किचन से भागे नहीं, खुदारा वो भागना आप मौत को दावत देते हैं, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए। आप अगर किचन से भाग जाते हैं तो समझ लें कि आप अपने हाथ से आपने पूरे घर को आग लगा ली। भागे नहीं, बल्कि थोड़ी सी हिम्मत करके चूल्हे को बंद कर दें, तब यानी कि उसका गला हीट का वहीं घोट दें। जो थोड़ी बहुत आग इस पैन में या इर्द गिर्द लगी है वो खुद ही ठंडी हो जाएगी, उसको बाकी की सोर्स या फोर्स नहीं मिलेगी अपने आप वजूद को बड़ा करने के लिए। लेकिन अगर ये चूल्हा खुला रहा और गैस कंटिन्यू आती रही और यहाँ पे आग लग गई तो फिर ये आग बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो इमीडिएटली कभी भी गैस के मामले में कोई चीज़ हो जाए तो सबसे पहले उसकी जो सप्लाई है उसको बंद कर दें। चूल्हा बंद कर सकते हैं, उसका कंट्रोल पावर जो होता है नोजल गैस का, वहाँ से बंद कर दें। सबसे पहले उसको, उसका जो सोर्स है जहाँ से गैस आ रही है उसको ख़त्म कर दें, तो आग पे आप 90% काबू लम्हों में पा लेंगे। अच्छा जनाब, अब पैन को गर्म करने के बाद इन पार्चों को हमने, कि वो ड्राई मसालेदार पार्चे हैं,
इनको बहुत अच्छी तरीके से इस तरीके से सेक लेना है। और ये इतने मज़ेदार पारचे तैयार होंगे कि आपके दोस्त मेहमान इस जायके को आपसे मांगेंगे कि जी ये जायका हमें चाहिए, ये इसकी रेसिपी हमें ने 1-2 पीस और है, वो जगह थोड़ी सी बन जाए तो फिर मैं इसमें शामिल करूँगा और बड़े सुकून से अब इसको पकने दें। अच्छा, अब वो जो आग वाली बात थी, अगर वो मैं आपको दिखाऊं या बताऊं, मेरे लिए बहुत आसान है। थोड़ा सा चूल्हा तेज़ करके मैं आपको दिखा सकता हूं कि आग इस तरीके से इसमें आ जाती है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी ट्रिक आपको दिखाऊं या कोई ऐसा अमल दिखाऊं जो आप शौक में करने की कोशिश करें और वो आपके हाथ से गलत हो जाए और फिर थोड़ी सी मुश्किल हमारे लिए आ जाए। यहाँ जनाब अब ये हमारा रवा दवा है, मटन हमारा तकरीबन 18-20 मिनट जब गोश्त गल जाए, ये नहीं कि 18-20 मिनट के बाद 25 मिनट लगे, आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, इसकी कोई कैद नहीं है। याद रखिएगा गोश्त गल जाने के बाद फिर आपने क्या अमल कर रहे हैं, वो अमल यहाँ पे ब्लैक जैतून है जो जिसका जिक्र कुरान में भी है, तो आप लोग बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं कि जैतून कितनी ताकतवर चीज़ है। और काले जैतून क्या एक अलहदा खासियत है, और ग्रीन ये जो हरे जैतून है उनकी एक अलहदा तासीर है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो काले वाले होते हैं जनाब। तो हमने 1 प्याली भर के या 150 ग्राम जैतून शामिल कर देने हैं अपने खाने में। वंस अ मंथ अगर इस किस्म का खाना हम अपने बच्चों को दें तो यकीन माने ताकत, एनर्जी 110% उनके पास होगी। और हर वालिदैन की यही ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा सबसे मुनफरद, सबसे ताकतवर और सबसे अच्छा बने। यहाँ पे 2 टेबल स्पून वॉर्चेस्टर और 1 चाय की चमची भर के कुटी काली मिर्च, फ्रेशली कुटी भी, ठीक है, ये हम शामिल करेंगे। प्याज, स्लाइस करके, और स्लाइस करने के बाद थोड़ा सा छोटा कर दीजिएगा इसको। चले जनाब, ये आ गई जनाब अब प्याज की ताकत, गोश्त की अपनी ताकत, जैतून की ताकत, इसको मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद 1 अदद शिमला मिर्च हमने लेनी है, और इसको भी हमने थोड़ा छोटा काट लेंगे। मैं इसको काट के इसमें शामिल करता हूँ। आपसे इजाज़त लूँ एक छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। प्याज के बाद शिमला मिर्च के बाद क्वार्टर गड्डी चॉप पार्सली, अरबिक टच है, और इसके बाद डब्बे वाली क्रीम ले लें। टाटर पैक क्रीम जो होती है, लगभग 3 टेबल स्पून के बराबर डब्बे वाली क्रीम इसमें शामिल कर देनी है, ठीक है जी। और अब इन तमाम गोश्त, याद रखिएगा गोश्त गलने के बाद ये अमल हमने करना है। और अब यहाँ पे चूल्हे को थोड़ा सा तेज़ करके इन तमाम अज्जा को हमने मिक्स कर लेना है। नमक आप किसी भी स्टेज पे चेक कर सकते हैं। इसके अंदर
ज़रा सा अगर आपको शक हो कि जी नमक कम लग रहा है तो हम नमक इसमें बढ़ा सकते हैं। ये लीजिए जनाब, अ वेरी स्पेशल अरबिक स्टाइल मटन, जैतूनी मटन, मटन ऑलिव, और थोड़ा सा तेज़ आंच लगा के ये रेडी। और यहाँ पे हमारे पास पसंद है परफेक्टली। अब बारी है इसको मज़ेदार ग्रिल कलर आ चुका है इस पे। दोनों साइड से तकरीबन 4-4 मिनट, 3-3, 4-4 मिनट आपने सेकना है और इसको प्लेटर पे सर्व करते जाना है। और कोशिश करें कि जितना गरम इसको बना के सर्व करना शुरू करें, ये उतने लजीज होंगे। अगर आप पका के ढेर करके और डिश में सर्व करेंगी तो 6 आदमी में 1 किलो काफ़ी है, लेकिन अगर आप इस तरीके से सर्व कर रहे हैं तो फिर 6 आदमी में तकरीबन 2 किलो खर्च होंगे। याद रखिएगा, बैलेंस आउट हो जाएगा आपका। चलें जनाब, यहाँ पे ये बिल्कुल रेडी। मटन अल जैतून ये आ गया आपके पास। और अब हम अपने पार्चों को भी जरा सा चेक कर लें। अच्छा जी, यहाँ पे जगह आ गई है मेरे पास, तो जो बचे हैं 2 छोटे पीस में उनको भी यहाँ पे शामिल कर दूं ताकि साथ साथ वो भी तैयार हो जाए। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ थोड़ी सी गार्निश। हरा धनिया ले लें, थोड़ा सा मोटा हरा धनिया काटना है। लेमन, ये रेडी। ये इतने गल चुके हैं कि मतलब अगर मैं थोड़े से गर्म है ये तो मैं आपको दिखाऊं कि ये इतने गल चुके हैं कि हम इसको हाथ से मसल सकते हैं। अब इस तरीके से निकाल के थोड़ा सा धनिया इसके ऊपर और थोड़ा सा लेमन जूस। आप चाहें तो लेमन इस तरीके से निचोड़ दें या चाहे तो इस तरीके से रख दें, दोनों ऑप्शन आपके पास है। ये आ गए जनाब आपके पसंदे चटपटे मसालेदार, बाकी के यहाँ तैयार हो रहे हैं जनाब। और जैसे जैसे तैयार होते जाएंगे लेटर पे आ जाएंगे। अगर कहीं ऑयल कम लगे, आपको ड्राई हो जाता है ऑयल, थोड़ा सा ऑयल इस तरीके से आप ऊपर से ऐड कर सकते हैं वाया टेबल स्पून और वाया डायरेक्ट, ताकि इसकी कुकिंग का अमल ना रुके। मुझे नहीं पता है मेरे पास टाइम कितना बचा है, वक्त हो चुका है आपसे इजाज़त लेने का। कुकिंग हमने दिखा दी, पसंद आ गया भाई, ये तैयार होगा, इसको हम डिश आउट कर लेंगे। इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक से, उस मालिक से कि परवरदिगार, अभी तक जितना करम तूने किया है हम तो उसके भी हकदार नहीं थे, लेकिन हमें ये उम्मीद है कि तू हमारा रब है और हमें रुस्वा नहीं करेगा, हमारी पर्दा पोशी ज़रूर रखेगा और हमें बख्श देगा। ऐ रब रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रहीम है। अल्लाह हाफिज़।